हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। आपके कॉम्प्रिहेंशन में जो नंबर कटते हैं वो नहीं कटेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा और वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में भी आते हैं वो भी अच्छे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज शैम। शैम का मतलब क्या होता है? फेक। शैम मीन्स फेक, नॉट जेन्युइन, है ना, नकली, बोगस। सो फेक। अच्छा, मुझे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। सफिक्स से नहीं बता पाओगे। इसकी इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे गेस करके इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, ठीक है। सो फेक, बोगस, एंटोनिम क्या है? जेन्युइन, रियल। द जनताज इलेक्शंस आर अ शैम मेंट टू डिसीव द पब्लिक। कह रहे हैं जनता का जो इलेक्शन है ना, ये एक शैम है, यानी कि बस ये बोगस है, बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। डिसीव यानी बेवकूफ बनाना, धोखा देना, है ना। सो आर अ शैम मेंट टू डिसीव द पब्लिक। द नेक्स्ट वन इज जनता। अब ये जनता क्या है? हिंदी वाला जनता नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रुप है जो किसी कंट्री को रूल कर रहा है। सॉरी, ये मेरे बेटे ने कर रखा है भाई। He likes just scribbling on the board. So, military group ruling a country, right? जनता। ये एक मिलिट्री रजीम है, डिक्टेटरशिप है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप का एंटोनिम होता है डेमोक्रेसी, सिविलियन गवर्नमेंट। म्यांमार इज करंटली रूल्ड बाय अ मिलिट्री जनता। म्यांमार जो है ये करंटली किससे शासन हो रहा है? म्यांमार का एक मिलिट्री जनता द्वारा, राइट। नाउ सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब होता है अंडरमाइन करना, और वो भी सीक्रेटली, चुपके से। किसी चीज को अगर हम कमजोर कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, है ना, उसे हम सबवर्ट कर रहे हैं, एंड इट इज अ वर्ब। इट इज अ वर्ब, है ना। अंडरमाइन करना, डिस्टेबलाइज करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को अस्थिर कर रहे हो आप, है ना, कमजोर कर रहे हो, धीरे धीरे खोखला कर रहे हो, तो आप उसको सबवर्ट कर रहे हो। अगर किसी चीज को मजबूत कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो आप सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो सबवर्ट का एंटोनिम हो जाएगा। रिग्ड पोल्स सबवर्ट द पॉपुलर विल। रिग्ड पोल्स क्या होते हैं? जो नकली वोट, जाली वोट हम कहते हैं ना, तो जो भी जाली वोट होते हैं वो क्या करते हैं? पॉपुलर विल, पॉपुलर मतलब लोगों का, लोगों की जो मर्जी है उसको अंडरमाइन कर देते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि लोग नेता एक्स को चुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जाली वोट डाल दिए गए हैं एक नेता वाई के नाम पे, है ना। तो अब पब्लिक तो चाहती है कि नेता एक्स आए, है ना, लेकिन जो जाली वोट है वो नेता वाई के लिए है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पब्लिक की चॉइस है वो कमजोर हो रही है, अंडरमाइन हो रही है, राइट। सो रिग्ड पोल्स सबवर्ट द पॉपुलर विल, राइट। बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, त्याग करना, रिजेक्ट कर देना, बॉयकॉट करना, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? पार्टिसिपेट करना, सपोर्ट करना। द एनएलडी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द इलेक्शंस, है ना। एनएलडी ने क्या डिसाइड किया? इलेक्शंस को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया। कम टू द नेक्स्ट वन, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंसर्जेंट कौन होता है? एक रिबेल फाइटर होता है ना। इंसर्जेंट कौन होता है? एक रिबेल फाइटर होता है, रिबेल, मिलिटेंट आप कह लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? लॉयलिस्ट या फिर सपोर्टर। इंसर्जेंट्स सीज्ड टेरिटरी फ्रॉम द आर्मी। इंसर्जेंट्स ने क्या किया? आर्मी से टेरिटरी सीज कर लिया, यानी कि छीन लिया। सीज, याद रखें दो सीज है, SEIZE। ये सीज का मतलब होता है छीन लेना, जब्त कर लेना। एक सीज है ये विच मीन्स स्टॉप। दोनों भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसका मतलब होता है छीन लेना, जब्त कर लेना, राइट। सो हमारा आंसर क्या है? सेंटेंस क्या है? देखो, इंसर्जेंट्स सीज्ड टेरिटरी, मतलब इन्होंने टेरिटरी को, आर्मी से टेरिटरी को छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया, राइट। स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? नो साइड कैन विन, ठीक है।
जो हम कहते हैं कि भाई अब कोई डेडलॉक हो गया है ना, इम्पास, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। स्टेलमेट है ना, जैसे हम किसी को रोक देते हैं कि ना तुम्हारी जीत होगी ना हमारी जीत होगी, ठीक है। जैसे गेम्स में मैच ड्रॉ हो जाता है, सो दैट्स स्टेलमेट, ठीक है। रेजोल्यूशन या फिर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, रेजोल्यूशन यानी कि कोई हल निकल आना, आगे बढ़ना, है ना। द कॉन्फ्लिक्ट हैज रीच्ड अ ब्लडी स्टेलमेट, और ये यहाँ पे ब्लडी यहाँ पे मतलब अब्यूजिव सेंस में नहीं यूज हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पे अब खून खराबा होना शुरू हो गया है। ऐसा डेडलॉक, ऐसा इम्पास हो गया है कि कोई भी साइड, कौन सी साइड जीतेगी नहीं पता, है ना, कोई भी साइड जीत नहीं पा रही है और सबने क्या शुरू कर दिया है, खून खराबा शुरू कर दिया है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना पब्लिकली, अप्रूव करना, बैक करना। एंटोनिम है रिजेक्ट करना या फिर अपोज करना। ओनली अ फ्यू कंट्रीज एंडोर्स्ड द इलेक्शंस, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं वहां पे, उस इलेक्शन को कुछ ही कंट्रीज ने एंडोर्स किया है यानी अप्रूव किया है ना, मतलब सहमति दी है। फार्सिकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फार्सिकल मतलब रिडिक्यूलसली फेक, फेक तो है ही, मतलब रिडिक्यूलसली फेक है बिल्कुल, है ना, एब्सर्ड है, मतलब मजाक कोई चीज, ऐसा फेक है कि ये तो मजाक लग रहा है ना, फार्सिकल, राइट। सीरियस और जेन्युइन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और आज का सेशन हमने एक फेक वर्ड से ही शुरू किया था। कौन सा वर्ड हमने सीखा था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फेक के लिए ही कौन सा वर्ड हमने आज शुरू, फर्स्ट वर्ड ही किया था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नो चीटिंग, शुरुआत में नहीं जाएंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। द फार्सिकल पोल्स फेल्ड टू गेन सपोर्ट, जो रिडिक्यूलसली फेक पोल्स हुए हैं, जो फार्सिकल पोल्स हुए हैं, उनको कोई समर्थन नहीं मिला, फेल्ड टू गेन सपोर्ट। प्रेसिपिटेट होना, ATE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। कॉज सडनली, अचानक से कोई चीज घटित होती है तो हम उसको प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ट्रिगर होना, है ना, कॉज होना, अचानक से कोई चीज घटित हो जाना, है ना। एंटोनिम क्या होगा, प्रिवेंट या फिर डिले, प्रिवेंट या फिर डिले। द कू प्रेसिपिटेटेड नेशन वाइड वायलेंस, जो वहां पे तख्ता पलट की कोशिश थी, कू का मतलब होता है तख्ता पलट की कोशिश, है ना। सो जो तख्ता पलट की वहां पे कोशिश हुई है, उससे क्या ट्रिगर हुआ है, क्या प्रेसिपिटेट हुआ है, नेशन वाइड वायलेंस, यानी कि पूरे राष्ट्र भर में हिंसा भड़क उठी है। बैकफुट का मतलब क्या होता है, डिफेंसिव पोजीशन। फ्रंट फुट का मतलब होता है ऑफेंसिव पोजीशन। बैकफुट मतलब अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, है ना, डिफेंसिव, वल्नरेबल, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एडवांटेज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, है ना। द आर्मी वॉज ऑन द बैकफुट इन 2023 में आर्मी बैकफुट पे थी, मतलब अपने आप को सिर्फ डिफेंड कर रही थी, डिफेंसिव पोजीशन में थी। ब्रेस फॉर का मतलब क्या होता है, ब्रेस फॉर मतलब तैयार रहना, मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना। प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट, प्रिपेयर करना, एंटिसिपेट करना, है ना। एंटोनिम क्या है, इग्नोर होना, इग्नोर करना या फिर अवॉइड करना। म्यांमार मस्ट ब्रेस फॉर मोर कॉन्फ्लिक्ट, म्यांमार को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट के लिए, क्योंकि स्टेलमेट है वहां पर, है ना। स्टेलमेट है मतलब जो भी साइड्स वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी साइड के जीतने का कुछ पता नहीं है ना। सो नो साइड कैन विन। और जो भी वहां पे फार्सिकल इलेक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से नेशन वाइड वायलेंस वहां पे ट्रिगर हो चुका है, हिंसा बहुत बुरी तरीके से वहां पे शुरू हो गया है। और उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि म्यांमार को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इस देश को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट के लिए, है ना, फॉर मोर कॉन्फ्लिक्ट। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंटली इन एन अनविलिंग और हेजिटेंट मैनर, अनविलिंगली, हेजिटेंटली, राइट। एंटोनिम्स है विलिंगली यानी कि अपनी इच्छा से, ईगरली उत्सुकता से, है ना। सम आर्म्ड ग्रुप्स रिलक्टेंटली अग्रीड टू हॉल्ट हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज मतलब दुश्मनी, है ना। तो कुछ आर्म्ड ग्रुप्स, हथियार लेस कुछ ग्रुप थे जिन्होंने हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन दुश्मनी को हॉल्ट यानी रोकने के लिए मान गए हैं, अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर था जिसकी वजह से वो हिचकिचाते हुए हिंसा को रोकने के लिए मान गए हैं। Okay, the next one, semblance.
सेम्बलेंस का मतलब होता है अ स्मॉल और आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ समथिंग ऑफन मिसलीडिंग, ठीक है। सेम्बलेंस मीन्स कोई चीज बाहरी आउटवर्ड जो अपीयरेंस है उसका, है ना, वो ऐसा दिख रहा है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बाहरी चीज जो मुखौटा आप कह सकते हैं, कोई चीज ऐसी जो दिख रही है ना, और अक्सर वो मिसलीडिंग हो सकती है, बहकाने वाली कोई चीज हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे सेम्बलेंस, ठीक है। अपीयरेंस या लाइकलीनेस। रियलिटी, अगर हम यहाँ पे मुखौटा कह रहे हैं तो मुखौटा जो है वो नकली हो सकता है या बहकाने वाला हो सकता है, तो एंटोनिमस का क्या होगा, असलियत, रियलिटी। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस मतलब जिसमें कोई चीज, कोई ठोस बात हो, तो हम उसको कहते हैं सब्सटेंस, है ना। द जनता सीक्स अ सेम्बलेंस ऑफ लेजिटिमेसी, है ना, तो जनता को लेजिटिमेसी चाहिए थ्रू इलेक्शंस, है ना, वो इलेक्शंस के थ्रू उनको लेजिटिमेसी चाहिए, मतलब वो बताना चाहते हैं कि हाँ हमें जो लोगों ने चुना है, लेकिन वो इलेक्शंस कैसे हैं, फार्सिकल है, फेक है ना, रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, मतलब वहां पे बहुत सारे जाली वोट भी पड़े हैं। तो ऐसे इलेक्शंस के थ्रू, मतलब वो खाली दिखावा कर रहे हैं कि हमें इलेक्शंस के थ्रू हमें चुना गया है, लेकिन इलेक्शंस एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे वर्ड सेम्बलेंस का यूज हुआ है, विच मीन्स कि इलेक्शंस का मुखौटा यूज करके जनता दिखाना चाह रही है कि हमें लेजिटिमेसी है, मतलब हमें लोगों ने चुना है, पब्लिक द्वारा हमें चूज किया गया है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन सीरीन पाठशाला। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अगर आप 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है ये 3 months 249 ह्यूज डिस्काउंट्स गोइंग ऑन बिकॉज दिस इज अ VOD बैच ऑफ मोर देन 200 आवर्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। 200 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। और साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, सभी के सेपरेट 8-8, 10-10, 15-15 सेशंस मैंने लिए हैं, ठीक है। देन यू हैव, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, दैट्स माई बॉय, ही इज बिकमिंग नॉटी डे बाय डे, ठीक है। सो स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच है, कम्युनिकेशन अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपना, है ना, तो उसके लिए, जहाँ पे हम उतना ही ग्रामर सीखेंगे जिससे हम सही सेंटेंसेस बना सकें। यहाँ पे हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम तो देना नहीं है, आपको स्किल डेवलप करना है अपना, है ना, तो हम स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, यहाँ पे नॉलेज पर फोकस करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, और ये ऐसा वाला एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको पास होना है ना, ये तो ऐसा वाला नंबर है कि जो यहाँ पे कोई पासिंग मार्क्स नहीं होता है, यू नो इट वेरी वेल, राइट। You have to score the maximum so that you can be in the merit list, right? So you have to give your best. तो इसीलिए यहाँ पे knowledge focus है, यहाँ पे skill development practice focus है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऐसे का एग्जाम आ रखा है बच्चों, तो हमारा एक ये भी बैच शुरू हुआ है Tier 2, जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। कोर्स फी इसका 599 आपका हो जाएगा, है तो 699, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करेंगे YTIB, है ना, YTIB 100, तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फटाफट से एनरोल कर लेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, इसी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए भी, अगर आपका Tier 1 में अच्छे नंबर हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि Tier 2 के 5x स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे, 5x ऑफ द वैकेंसीज, है ना, 5x ऑफ द वैकेंसीज स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं Tier 2 से, तो वो सारे बच्चे ये बैच भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपका ऑनलाइन मॉक भी होगा, करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, बॉडी लैंग्वेज, एक इंडिविजुअल मॉक होगा आपका, तो ये सब कुछ आपका इस बैच में इंक्लूडेड है। चलिए, कमिंग टू द एडिटोरियल, शैम इलेक्शन ऑन म्यांमार्स 3-phase इलेक्शंस। म्यांमार ने 3-phase इलेक्शन किया है और उसे शैम इलेक्शंस कहा जा रहा है, मतलब नकली फेक इलेक्शंस किए गए हैं वहाँ पे। म्यांमार्स जनताज सर्च फॉर लेजिटिमेसी, है ना, कह रहे हैं कि वो शासन तो वही कर रहे हैं, बस वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें तो पब्लिक ने चुना है ना, तो लेजिटिमेसी उनको चाहिए। So Myanmar's Janta's search for legitimacy through controlled poll is futile. Futile का मतलब बेकार है, व्यर्थ है ना। The core of electoral democracy is the institution of popular will through representation. कह रहे हैं कि electoral democracy,
लोकतंत्र, जहां पे अपने शासक को कौन चुन रहा है, जनता चुन रही है ना। तो इसका जो कोर है वही है कि पॉपुलर विल, जनता की इच्छा होनी चाहिए और जनता जिसे चुनेगी वो जाके वहां पे कानून बनाएंगे, जो गवर्नमेंट है वहां पर वो रहेंगे, है ना। तो उसी चीज का मजाक यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर इलेक्शंस ही फेक हो रहे हैं तो काहे का पॉपुलर विल और काहे का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हेन इलेक्शंस आर merely हेल्ड टू सबवर्ट दिस विल, जब इलेक्शंस merely किए जा रहे हैं इस विल को सबवर्ट करने के लिए, सबवर्ट करना मतलब अंडरमाइन करना, कमजोर करना, जो पब्लिक के विल को ही कमजोर करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए इलेक्शंस किए जा रहे हैं। कैसे? बाय इम्पोजिंग फेवर्ड कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स को वो फेवर कर रहे हैं उनको इम्पोज कर रहे हैं, मतलब लिटरली थोप रहे हैं। दे आर क्लियरली अ शैम। कह रहे हैं फिर काहे का पॉपुलर विल, है ना, काहे का इलेक्शन, तो ये फेक है बस। सच इज द केस विद म्यांमार्स 3-phase elections being conducted by the Janta nearly 5 years after it appended a democratically elected government and precipitated a raging civil war। कह रहे हैं कि 5 साल बाद उन्होंने जो वहाँ का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको हटाने के बाद उन्होंने अब ये शाम इलेक्शंस किया है और इससे हुआ क्या है, एंड प्रेसिपिटेटेड अ रेजिंग सिविल वॉर, वहां पर एक सिविल वॉर शुरू कर दिया है। संडे मार्क्ड द फर्स्ट फेज इन 102 टाउनशिप्स, 102 टाउनशिप्स में फर्स्ट फेज हुआ है संडे को, विद द सब्सिक्वेंट फेजेस ऑन जनवरी 11 100 टाउनशिप्स में और जनवरी 25 63 टाउनशिप्स में। द जनता कंट्रोल्स बेयरली हाफ द कंट्रीज टाउनशिप्स। कह रहे हैं कि जनता जो है देश के आधे टाउनशिप्स को कंट्रोल कर रही है। विद इलेक्शंस बीइंग स्किप्ड इन एट लीस्ट 65 एरियाज, 65 एरियाज में तो इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं। नन ऑफ द मेजर पार्टीज फ्रॉम द 2020 इलेक्शंस इज पार्टिसिपेटिंग। कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं उसमें 2020 के इलेक्शन के मेजर पार्टीज कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द विनर द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD जो है वो भी, लेड बाय इम्प्रिजन्ड लीडर डो ऑंग सान सू की, ठीक है। ओनली द यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी स्टफ्ड विथ फॉर्मर जनता फिगर्स। अब ये जो यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है, स्टफ्ड विथ, कह रहे हैं कि ये पार्टी भरी हुई है, ठूसी हुई है, किससे? जनता के ही, जो मिलिट्री गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं, जो लोग हैं उसके, उन्हीं से भरा हुआ है। ये इज अ फोर्स। कह रहे हैं कि खाली अगर ये है तो फिर ये तो जबरदस्ती है, इट्स अ फोर्स। दिस रिमाइंड्स वन ऑफ द 2010 इलेक्शंस अंडर द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या बता रहे हैं कि ये याद दिला रहा है किसका? 2010 में इलेक्शंस हुए थे अंडर द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन विच द NLD बॉयकॉटेड, ठीक है, उसको NLD ने बॉयकॉट कर दिया था, एंड विच द USDP स्वेप्ट। NLD ने 2008 में जो 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2010 में जो इलेक्शंस हुए थे तो NLD ने बॉयकॉट किया था, और USDP स्वेप्ट मतलब USDP ने उसको भारी मात्रा से जीता था। बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ। कह रहे हैं उससे भी बुरी परिस्थिति है अभी, बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ विथ द जनता बॉम्बिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ सिटीजंस फॉर 5 years। पिछले 5 साल से जनता बॉम्ब कर रही है और हजारों सिटीजन्स को मार चुकी है, ठीक है। तो आज जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स है। इट ऑल्सो फेस्ड इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज सिंस द अर्ली 1960s as ethnic armed organizations and the NLD affiliated People's Defense Forces PDF loyal to the opposition national union government formed by NLD exiles won control of significant territory। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इनको सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंज भी फेस करने को मिला है, ठीक है, सिंस द अर्ली 1960s। अगर उस टाइम से देखेंगे तो अभी इस समय उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। कैसे? एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस है और NLD एफिलिएटेड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है, लॉयल टू द ऑपोजिशन, ठीक है, लॉयल टू द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कौन है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जो NLD एग्जाइल्स द्वारा फॉर्म किया गया था।
इन्होंने सिग्निफिकेंट टेरिटरी का कंट्रोल जीत रखा है। बाय लेट 2023 दिस कोएलिशन आर्म्ड विथ चाइनीज वेपन्स। अब ये जो कोएलिशन है, ये जो गठबंधन है, 2023 लेट एंड पार्ट तक इनके पास एक तो चाइनीज वेपन्स थे, डेल्ट द बिगेस्ट ब्लो थ्रू द थ्री ब्रदरहुड अलायंस। ठीक है, अब ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस के जरिए इन्होंने सबसे बड़ा ब्लो दिया था, यानी कि सबसे बड़ा इन पर वार किया था इन शान स्टेट एंड रखाइन, सीजिंग टाउनशिप्स अलोंग द चाइना बॉर्डर। और इन्होंने क्या किया था, चाइना बॉर्डर के अलोंग, यानी चाइना बॉर्डर के आसपास जितने भी टाउनशिप्स थे सबको कब्जे में कर लिया था। द जनता सस्टेन्ड बाय रशियन एंड बेलारूसियन वेपनरी, है ना। अब ये जनता है, इनको वेपन्स कौन दे रहा है, रशिया और बेलारूस, है ना। सो रशियन एंड बेलारूसियन वेपनरी वाज ऑन द बैक फुट, और उनको डिफेंसिव रहना पड़ गया था अंटिल चाइना चेंज्ड टैक इन 2025। अब 2025 में क्या हुआ कि जनता को बैक फुट पे रहना पड़ रहा था, डिफेंसिव पोजीशन में रहना पड़ रहा था, लेकिन 2025 में चाइना ने अपना ट्रैक बदल दिया। इन्होंने क्या बोला, प्रायोरिटाइजिंग इट्स जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना ने बोला कि भाई हमें तो इकोनॉमिक चीजों में इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली एक्सेस टू द इंडियन ओशन। बीजिंग प्रेशर्ड द टीबीए टू सीज हॉस्टिलिटीज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्री ब्रदरहुड को प्रेशर करना शुरू कर दिया टू सीज। देखो और एक सीज आ गया, एक तो सीज है जब्त कर लेना और एक सीज है स्टॉप करना, है ना। सो बीजिंग प्रेशर करने लगा थ्री ब्रदरहुड को कि भाई रोको, जो दुश्मनी चल रही है उसको रोको, एंड रिटर्न कंट्रोल टू द जनता। उन्होंने बोला कि जनता को कंट्रोल वापस दो और जो भी दुश्मनी चल रही है, हॉस्टिलिटीज चल रही है, उसको रोको। विच टू ग्रुप्स रिलक्टेंटली डिड, है ना। तो दो ग्रुप्स ने तो हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए, मतलब थोड़ा सा हॉल्ट दे दिया है जो प्रोटेस्ट चल रहा था, है ना। डिड अर्लियर दिस ईयर दिस शिफ्ट एज वेल एज द लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमांड। अब एक तो ये जो थोड़ा सा बदलाव आया, और दूसरे सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं है अमंग बमर डोमिनेटेड पीरियड्स and the other ethnic insurgent groups have allowed। अब सेंट्रलाइज्ड कमांड जब रहता है ना तो लोगों को एक कॉमन डायरेक्शन मिलता है, जब सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं होता है तो क्या है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो इंसर्जेंट अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स भी थे और बमर डोमिनेटेड जो पीडीएफ्स है ना, तो इससे क्या हो गया, ये लोग कमजोर हो गए और जनता टू रीगेन लॉस्ट टेरिटरी, जनता को लॉस्ट टेरिटरी को रीगेन करने में मदद मिल गया। येट द जनता फेसेस pitched battles across Rakhine, Karenni, Karen and Shin states and the Sagaing region where it has only nominal control। अब ये जो सारे regions है, I don't know if I'm pronouncing their names correctly, but that does not matter। What matters is knowing it कि इन रीजन्स में जनता को जहाँ पे नॉमिनल कंट्रोल है, नॉमिनल का मतलब है नाम मात्र, जहाँ पे कंट्रोल है वहाँ पे उनको अभी भी पिच्ड बैटल, मतलब एकदम अच्छा खासा युद्ध इनको यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ओनली चाइना, रशिया एंड बेलारूस हैव एंडोर्स्ड दीज इलेक्शंस। अब ये जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, इनको जितने लोग वहाँ पे जैसे चाइनीज वेपनरी जा रही है, जिनको है ना जो थ्री ब्रदरहुड वाले पार्ट थे, और इधर जो हमारे जनता गवर्नमेंट है जिनको रशियन बेलारूसियन वेपन्स जा रहे हैं, बस इन्हीं लोगों ने इलेक्शंस को बैक किया है, यानी कि अप्रूव किया है। ओनली चाइना, रशिया एंड बेलारूस हैव एंडोर्स्ड, यानी कि सपोर्टेड या अप्रूव्ड दीज इलेक्शंस एंड रिपोर्ट्स। और आप देखिए किस तरीके से इसको लिखा जाता है, दीज इलेक्शंस, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से वही वाला टोन है, लिखने में ही वो वाला टोन आ गया कि ये जो नाम मात्र का या फेक या शाम इलेक्शंस जो हुआ है, जो फार्सिकल इलेक्शंस हुआ है, इन इलेक्शंस को सिर्फ चाइना, रशिया और बेलारूस ने ही अप्रूव किया है। एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम म्यांमार्स कैपिटल एंड जनता कंट्रोल्ड एरियाज सजेस्ट पार्टिसिपेशन टू बी फार लोअर दैन इन 2020।
ठीक है। अब म्यांमार के कैपिटल और जनता कंट्रोल्ड एरियाज से ही पता चल रहा है कि पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है, 2020 से बहुत कम है अभी। फॉर नाउ द जनता सीक्स लेजिटिमेसी, अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो जनता को बस यही चाहिए लेजिटिमेसी, ताकि लोगों को बता सके अरे हमने तो इलेक्शन जीता है ना। सो फॉर नाउ द जनता सीक्स लेजिटिमेसी एज इट हैज गेन्ड अ सेम्बलेंस ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का मुखौटा खाली उनको मिल गया है, और मैनेज्ड अ ब्लडी स्टेलमेट इन द सिविल वॉर। तो ये जो सिविल वॉर हुआ है वहां पे एक ब्लडी स्टेलमेट मैनेज किया है, मतलब बहुत ज्यादा खून खराबे वाला, जिसमें जीत किसी की अभी तय नहीं हुई है। द मिलिट्री लेड बाय टिनपट लीडर मिन ऑन्ग ह्लाइंग will retain its constitutionally enshrined 25% non-elected quota। कह रहे हैं कि मिलिट्री जो है बाय टिनपट लीडर जो है मिन ऑन्ग ह्लाइंग ये रिटेन करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनके लिख दिया गया है कि भाई 25% नॉन इलेक्टेड कोटा ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स इनको मिलेगा। एंश्योरिंग आर्मी डोमिनेंस, इससे क्या होगा कि वहां पे आर्मी का जो डोमिनेंस वो बना रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स चाहे जो भी हो, इनके 25% कोटा जो सीट्स हैं वहां पे लेजिस्लेटिव सीट्स, वो तो इनको मिलेंगे ही। बट इफ हिस्ट्री इज अ गाइड, कह रहे हैं लेकिन अगर इतिहास को ध्यान में रखते हुए या इतिहास से कुछ सीखते हुए अगर हम देखें, बट इफ हिस्ट्री इज द गाइड, फार्सिकल इलेक्शंस विल नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। नकली इलेक्शन करोगे तो उससे पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। एंड म्यांमार मस्ट ब्रेस फॉर मोर कॉन्फ्लिक्ट, और पब्लिक का सपोर्ट नहीं है मतलब पब्लिक कभी भी विद्रोह कर सकती है या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो म्यांमार को, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं ये शैम फार्सिकल हो रहे हैं, तो इससे पब्लिक का सपोर्ट तो मिलेगा नहीं, ठीक है, लोगों का समर्थन तो मिलेगा नहीं, तो म्यांमार को तैयार रहना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, राइट। अब देखेंगे व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। यहाँ पे क्लियरली टोन क्या है हमारा, क्रिटिकल टोन है ना। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन जो है पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फेक इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो जो कुछ भी फैक्ट्स बताया गया है वो फैक्ट्स बताते हुए एक तो क्रिटिसाइज भी किया गया है और दूसरे डिसअप्रूव कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक एट द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग, है ना। बट इफ हिस्ट्री इज अ गाइड, अगर हम इतिहास को ध्यान में लेके चलें तो विल नॉट विन, हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि फार्सिकल इलेक्शन से तो पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। देन देखो ये एंश्योरिंग आर्मी डोमिनेंस रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स, तो ये जो फैक्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये फैक्ट्स बताने के टोन से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉरी सी म्यांमार्स जनता सर्च फॉर लेजिटिमेसी थ्रू कंट्रोल्ड पोल्स इज फ्यूटाइल। देखो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि बेकार है ना, तो डिसअप्रूव कर रहे हैं, उस चीज को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। जिन तरह के वर्ड्स यूज हुए उसी से हमें पता चलता है कि जो टोन है वो डिसअप्रूविंग है और क्रिटिकल है, ठीक है, डिसअप्रूविंग और क्रिटिकल है। अगर आपको डिसअप्रूविंग नहीं भी समझ आ रहा है तो भी क्रिटिकल अगर समझ आ रहा है तो भी आप आंसर करेक्ट मार्क कर लोगे, है ना, क्योंकि न्यूट्रल, ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। नाउ व्हाई आर म्यांमार्स इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड एज अ शैम इन द पैसेज में म्यांमार में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उनको शैम क्यों कहा गया है? वोटिंग टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है इसलिए नहीं, फॉरेन ऑब्जर्वर्स नहीं है वहां पे नहीं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सक्लूडेड, जो मेजर जो बड़े वहां के पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और मिलिट्री कंट्रोल करता है आउटकम क्या आएगा, है ना। इसीलिए इलेक्शंस आर हेल्ड इन फेजेस, मतलब बारी बारी से 100, 102, 4 जो भी है अलग अलग बारी बारी फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए शैम है क्या? नहीं, है ना, क्योंकि जो मेजर पार्टीज है पहली बात तो वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं है, राइट। अब मान लीजिए कि आपका कोई चहीता लीडर है या आपकी कोई चहीता पार्टी है ना, वो पार्टी ही इलेक्शन में ना जाए, है ना, या 2-4 ऐसे मेजर पार्टीज हों वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करें, तो क्या आपको कोई ऑप्शन मिलेगा कि हम किसे चुने? आप तो अपनी चॉइस बता ही नहीं सकते क्योंकि आपकी चॉइस का लीडर वहां पे है ही नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे? आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। मैक्सिमम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जिसे चाहते हैं चुनना अपना नेता वो वहां पे है ही नहीं, राइट। सो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, राइट। और
उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो किसके हाथ में? मिलिट्री के हाथ में। बस इसीलिए कहा गया है कि वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है वो तो बस एक शैम है, फार्सिकल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच फैक्टर हेल्प्ड द जनता रीगेन सम लॉस्ट टेरिटरी? जनता को जो कुछ लॉस्ट टेरिटरी मिली, पहले तो वो बैकफुट पे थे, अब उनको कुछ खोई हुई टेरिटरी पर कब्जा मिला है। तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, किस रीजन की वजह से? पब्लिक सपोर्ट उनका बढ़ा इसलिए, या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रिफॉर्म्स हुए हैं इसलिए? नहीं, चाइना ने जो अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे इस रीजन से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स चाहिए, है ना, उनके जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स है और इंडियन ओशन में उन्हें एक्सेस चाहिए। उन्होंने बोला अब लड़ाई बंद करो, है ना, तो उनका जो शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में, एंड प्रेशर ऑन आर्म्ड ग्रुप्स, इसीलिए इनको फायदा मिला है। ठीक, नाउ वोकैबुलरी देखते हैं। फार्सिकल मतलब फेक, सीरियस और प्लान्ड नहीं है, एक्सट्रीमली वायलेंट भी नहीं, रिडिक्युलस एंड नॉन क्रेडिबल। नॉन क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। द जनता कंट्रोल बेयरली हाफ, द जनता कंट्रोल्स, है ना, द जनता हमने कहा है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए यहाँ पे। द जनता कंट्रोल्स बेयरली हाफ द कंट्रीज टाउनशिप्स। द जनता हैव नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, तो हमें कहना है हैज कंट्रोल्ड, ठीक है। हैज के बाद में V3 आ गया है ना। नाउ द जनता कंट्रोलिंग, भाई V1 प्लस ING सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, ठीक। चलिए, नाउ विच पॉलिटिकल पार्टी वन म्यांमार्स 2020 जनरल इलेक्शंस? चलिए अब आप मुझे बताएंगे 2020 में जो म्यांमार का जनरल इलेक्शन हुआ था तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्शन को जीता था? डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज में से, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नाउ अगर आपके सामने ग्रुप डिस्कशन में या पर्सनल इंटरव्यू में कोई ओपिनियन मांगने वाला क्वेश्चन आ जाए या ये पॉइंट आ जाए, ठीक है, म्यांमार के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अगर कोई बात पूछ ली जाए आपसे, व्हाई डू अथॉरिटेरियन regimes conduct elections and do such elections help in achieving political stability? मतलब अथॉरिटेरियन regimes मतलब जोर जबरदस्ती से जो शासन कर रहा है, तो वो इलेक्शन क्यों करना चाहता है? Why do authoritarian regimes conduct elections? और अगर वो इलेक्शन करता है तो क्या ऐसे इलेक्शन से पब्लिक या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता मिलती है क्या? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जोर जबरदस्ती से जो शासन चला रहा है, ये लोग इलेक्शन क्यों करना चाहते हैं? शासन तो पहले ही कर रहे हैं, है ना, अथॉरिटेरियन रजीम तो है ही, इलेक्शन क्यों कर रहे हैं? और क्या ऐसा इलेक्शन उनको राजनीतिक स्थिरता दिलाता है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब क्या देंगे? इन जनरल पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आप म्यांमार का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं और म्यांमार के साथ साथ और भी अगर कोई ऐसे देश हैं जहाँ पर अथॉरिटेरियन रजीम है लेकिन वो इलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो हमारा म्यांमार का है ही यहाँ पे, सर्च फॉर लेजिटिमेसी, कंट्रोल्ड आउटकम, इंटरनेशनल सिग्नलिंग, लिमिटेड स्टेबिलिटी। म्यांमार का केस आप एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं, कंक्लूजन आप बता सकते हैं, है ना। तो इसको पढ़िए और पढ़ के आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा अगर आपसे ये क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशन में पूछ लिया जाता है तो। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।